नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। देश की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी जहां एक तरफ ताकत है तो दूसरी तरफ बगावत है, यानी ताकत और बगावत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इधर ममता बनर्जी की टीएमसी में सबसे बड़ी बगावत हुई। 28 में से करीब 20 सांसद अलग लाइन पर खड़े नजर आए और अब बागियों की यह लहर बंगाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है वाया महाराष्ट्र। अब चर्चा यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी, फिर से ठीक नहीं चल रहा है। संजय राउत भले ही कह रहे हो कि हम टाइगर हैं, हम अपनी पार्टी का मसला सुलझा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने उठती हलचल ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या शिवसेना यूबीटी फिर किसी बड़े झटके के मुहाने पर। और इन सब के बीच इन सब मुद्दों के बीच बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई पार्टी टूटती है तो वो उनकी अपनी कमजोरी से टूटती है। बीजेपी को दोष मत दीजिए, यानी ऑपरेशन टाइगर हो या ऑपरेशन लोटस का आरोप, इसका सीधा जवाब है दूसरी पार्टियां खुद की कमजोरियों की वजह से टूट रही हैं। इस बीच विपक्ष की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगी। राजस्थान के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत यहां तक कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी आज होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। अशोक गहलोत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह बयान उस फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट की वजह से दिया गया है जो लगातार हार, टूट और कमजोर होते गठबंधन से पैदा हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपना कुनबा मजबूत करने में जुटा है ताकि 2/3 का बहुमत हासिल किया जा सके। 2/3 का बहुमत क्यों जरूरी है यह भी आप समझिए, क्योंकि 2/3 का बहुमत आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार करता है। इसके लिए राजनीति मजबूत बनाई जा रही। वहीं दूसरी तरफ अब इमोशनल पिच पर जा चुका है। जाहिर है एक तरफ जमीनी सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ जवाबी पॉलिटिक्स भी हो रही है। उधर सत्ता का गणित देखिए, मिशन 2/3 की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके पीछे मॉनसून सत्र है। वो मॉनसून सत्र जिसमें बिना रुकावट पास हुआ जा सके, इसीलिए क्या ये 2/3 का आंकड़ा जरूरी। अब महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल और आगे की चुनावी बिसात, इन पर पार पाया जा सके, इसीलिए क्या ये 2/3 जरूरी है। यानी ये सिर्फ सरकार चलाने की बात नहीं है, ये आने वाले कई दशकों का पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की प्लानिंग हो रही। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल ये नहीं है कि कौन आगे, सवाल ये है कि आखिर किसकी स्ट्रैटेजी चल रही है और आने वाले समय में किसकी स्ट्रैटेजी चलेगी, क्योंकि फिर राजनीति भी उसी की चल रही। फिर टूटने जा रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना। आज सवाल ये है, एनडीए का मिशन 2/3 बहुमत के लिए है क्या? विपक्ष में बगावत का असली कारण क्या है? लोकतंत्र में किसी पार्टी पर प्रतिबंध की बात आखिर क्यों और कैसे कही जा सकती? और एनडीए का कुनबा बढ़ेगा तो विपक्ष क्या करेगा? सवाल यह भी कि मॉनसून सत्र में अग्नि परीक्षा सत्ता या फिर विपक्ष की। सवाल तो यह भी है कि क्या देश एक नए पॉलिटिकल एरा में एंट्री ले रहा है या फिर यही वो दौर है जहां यह विपक्ष अपनी वापसी की कहानी लिखेगा, क्योंकि राजनीति में खामोशी भी तूफान से पहले आती है। दो तीन अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं, 2/3 का कम जाओ तो धोखा जरूर होगा। ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात जरूर है कि मीडिया में 2 साल से बातें इंटरमीडिएटली आते रहती हैं और उसको उछाया जाता है। हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ तो राज करो। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना, ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार। इंडी गठबंधन को तो खुद ही तोड़ रहे हैं। उनसे ये भी पूछो कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 12 साल में एनडीए तो एनडीए बना रहा, आप यूपीए से इंडी पे चले गए, इंडी को भी तोड़ के आप कहाँ जाओगे? मेरे
साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी, और किशोर तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहूँ, उद्धव ठाकरे गुट के समर्थक कहूं, जो भी आप समझिए। बहुत समय से आप उन्हें देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं, उन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थोड़ी देर में शाइना एनसी भी जुटेंगी, प्रवक्ता है शिंदे शिवसेना की। मैं किशोर जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। अक्सर आपको मुझसे शिकायत भी रहती है कि बाद में आए हमारे पास, आज शुरुआत आपके साथ। देखिए जरा हो क्या रहा है। लोग कह रहे हैं कि टूट फिर से, अब एक बहुत बड़ी टूट पार्टी में हो चुकी है आप, और अब अगर क्या फिर से शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर है, क्या सच है? देखो, अगर आप भूपेंद्र यादव को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ऑपरेशन टाइगर चल नहीं रहा है। हाँ, सही। अभी शाइना एनसी आएगी तो वो बोलेगी कि कोई ऑपरेशन टाइगर चल नहीं रहा है। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संपर्क में हूं। ठीक है। और मैं एक बात बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में सत्ता संघर्ष चल रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस चाहते कि एकनाथ शिंदे बढ़े ना, तो एकनाथ शिंदे के साथ खासदार बने ना। अच्छा। इसलिए बढ़े ना, इसलिए ये चीज को उन्होंने रोक लगाई है। और ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि जिस प्रकार के प्रलोभन उन्हें दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ईडी सीबीआई के तकलीफ से तो बेचारे हैं, विकास का निधि मिल नहीं रहा है, लेकिन जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं तो जो बिकाऊ माल है वो बिक जाएगा। अगर कोई पार्टी हर्षवर्धन को मेरे साथ रखा है तो बोलता हूं कि हर्षवर्धन, अगर आप टिकटें बेचोगे तो सांसद भी बिके जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, भूपेंद्र यादव का जो कहना है कि जिस सुचिता के वो साथी है, जो वो ऐसा नहीं है। पार्टी अब हत्या ली है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, और मैं बता रहा हूं कि ये नहीं होने वाला। एकनाथ शिंदे को कट टू साइज करने के अंदर मोदी जी और अमित शाह जी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी बीच में मिले, और मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। किशोर तिवारी जी जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से को कट टू साइज करने के लिए मुलाकात हो रही है, और वो उद्धव ठाकरे से भी हो रही है, और सीधे टॉप लीडरशिप की हो रही है। अब मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज करके चला दूं क्या किशोर तिवारी जी? देखिए, अरे समीकरण क्या बन रहे हैं मुझे नहीं पता। सुत्रिता जी बोलिए। सुत्रिता, मेरे को तूने बुलाया है ना, तो मैं बता रहा हूं कि विश्वसनीयता का अवार्ड लेते हो ना, तो कुछ विश्वसनीय बातें भी करो। कि मैं कह रहा हूं ना कि जब मेरे पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा है, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन संजय राउत, कि कोई टूट नहीं रहा है, वो ऑपरेशन टाइगर चला रहे तो हम ऑपरेशन उल्फ चला रहे हैं। मैं बड़ी माफी के साथ ही कह रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन पहले भी बहुत बातें कहते आए, लेकिन वो सब गलत हो गई ना सर। पार्टी टूट गई थी, और पार्टी के अंदर क्या क्या हुआ ये सबने देखा है। तो दावे अलग हैं, लेकिन वो दावे उल्टे भी तो पड़ रहे हैं ना। अब आपने बहुत बड़ी बात कही है हर्षवर्धन जी, आर यू बाइंग दिस? मतलब आप इस बात को क्या, आप इसे मान सकते हैं कि ये टॉप लीडरशिप की बात हो रही है सीधे उद्धव ठाकरे से, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे को किनारे लगाना चाहते हैं? तो अब ये अलग ही एक स्पिन दिया है किशोर तिवारी जी। देखिए, किशोर जी कह रहे हैं तो मैं उसको न मानूं, इसकी कोई वजह नहीं है। किशोर जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रवक्ता ने वो पूरी तरह से पार्टी पर एक तरह से वो काबिज हैं, और अभी किशोर जी की सुनी नहीं जा रही। तो विश्वसनीयता हम इनकी बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन इनको कितना विश्वास है इस खबर पर, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, मैं भी और भी ऐड करूं, और भी खबरें दूंगा। अच्छा, और देंगे तो अभी इसके बाद बात करें। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को उद्धव के साथ जाने में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर उद्धव ठाकरे सचमुच सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इस मुद्रा में आ जाए, तो एक फोन कॉल बस करना है। एक फोन कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उद्धव ठाकरे पूरी पार्टी सहित आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से संजय राउत लगातार बयान देते हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके आसपास के लोग बयान देते हैं, और जिस तरह से जो राजनीतिक, जिसको कहते हैं ना कि जिस लाइन पर चलते थे उससे वो पूरी तरह से यू टर्न ले चुके हैं, क्या वो वापस आने की स्थिति है? नंबर एक। दूसरा, ठीक है, ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को क्यों मजबूत करेंगे, उनके में क्यों खासदार चले जाएंगे, यानी सांसद क्यों वहां चले जाएंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर कई बार इस तरह के खेल होते हैं। और क्या आपकी पार्टी के लोग, उनको नहीं लग रहा होगा कि हमारा विचार, हमारी विचारधारा क्या है, हम कहां खड़े हुए हैं? कई बार लगता होगा ना उन्हें। और जहां तक रही बात मोदी शाह की पार्टी की, तो कौन, हर समय हर पार्टी इसी तरह से टूटती रही। मतलब अगर वैसे कहें नैतिकता के पैमाने पर, तो मैं तो बार बार कहता हूं, हर बहस में कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी पार्टी से गया, और अगर वो पार्टी बदलते या बागी भी हो, तो अब तो ऐसा नियम लाना चाहिए चुनाव सुधार का कि वो बिना चुनाव लड़े या दोबारा नामांकन के नहीं हो सकता। ये मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। लेकिन लेवल प्लेइंग होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि अशोक गहलोत खा जाए बीएसपी को तब तो कहें कि ये विकास के लिए है, राष्ट्रीय जनता दल खा जाए एआईएमआईएम को तो कहें ये विकास के लिए है, समाजवादी पार्टी में कोई चला जाए तो कहें विकास के लिए है, कांग्रेस वहां तेलंगाना में कर दे केसीआर के लोगों को तो कहे विकास के लिए है। ये तब हो सकता है जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो। यानी आप एक नियम बना दीजिए, कोई भी पार्टी का विधायक वो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये अगर होगा तो मैं उसके साथ, मुझे याद है क्योंकि अभी हाल ही में मैं उधर गया तो ध्यान में आया चर्चा करते हुए, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी बनी थी, अजीत जोगी ने 12 विधायक भाजपा के अपनी तरफ ले लिए थे। ये कोई नई बात नहीं किशोर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नैतिकता के पैमाने कभी राजनीति में नहीं माने गए, न नेहरू जी के समय में और न आज। जो ताकतवर होता है उसके साथ लोग जाते हैं। और ये टूट की खबरें आ रही तो इसका मतलब ये हवा ही नहीं है, इसमें निश्चित तौर पर बुनियाद कुछ पक्की है। नहीं, पर आपने कहा बुनियाद पक्की है, यानी टूट की खबरें ऐसे ही नहीं आ रही हैं। अब देखिए, ये तो मैं एक खबर ऐसी भी चला रही हूँ कि जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा है। नहीं किशोर जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ, आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैं जरा जल्दी से पहले एक रिएक्शंस ले लूं, क्योंकि वहां टीएमसी के अंदर एक बड़ी टूट हमने देखी है। स्वयं प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी, एक टीएमसी के अंदर बड़ी टूट देखी हमने। उसके बाद अभी ये भी चर्चा चल रही है, पार्टी का सिंबल तो नहीं ले लेंगे, या फिर पार्टी पूरी नहीं टूट सकती इस तरह से विधायकों के, सांसदों के जाने से। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने भी कभी सोचा था, आप पार्टी के प्रवक्ता है, कि एक हार सबको अलग कर देगी? पार्टी के नेताओं की अपनी भी तो एक अकाउंटेबिलिटी है पार्टी के प्रति। वो नेता सब साथ छोड़ के चल दिए और आप ठीकरा बोले बीजेपी पर कि ये तोड़ रहे हैं हम। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें जो इनके जो मेन ये तो चुनाव के पहले भी किसी के साथ, इसका मतलब ये मिले हुए थे। ये स्क्रिप्ट एक दिन में तैयार नहीं होती है। शेल कंपनी है, जैसे शेल कंपनी को बैन कर दिया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी मना करती है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या मना नहीं कर सकता है कि ऐसी शेल पार्टियां जिसका बैलेंस 75 रुपए है, अगर 20 सांसद का अगर चाय पिए 25 रुपए भाड़ पे, तो उतने पैसे भी उसके पास नहीं है। वो पार्टी बड़े बड़े ज्ञानी को बैठे हैं, अगर सत्ता को हथियाना है इम्पैक्ट ग्रुप है, आपको मैंडेट मिला 240 का, आपको यही सांसद सुधीर बंदोपाध्याय और बाकी लोगों ने जाकर के प्रकाश जी, आपकी आवाज बहुत एको कर रही है, मैं जरा इसको ठीक कराती हूँ। शिवानी, इनकी आवाज थोड़ा ठीक कराएंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी एको कर रही है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं वापस आ रही हूँ एक बार। मैं मलूक जी और अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। मलूक जी हैं, हर्षवर्धन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए सर, मैं अजय जी के पास जाऊं उसके बाद। जब स्वयं प्रकाश जी की आवाज ठीक से आए तो पूछिएगा कि जब डरा धमका के ये लोगों को अपनी तरफ ले लेते थे, जब कांग्रेस के और भाजपा के विधायक तोड़ लेते थे, तो तब तो लोकतंत्र था। अब आनंद आ रहा होगा ना, ऐसे ही लोकतंत्र चलता है, ऐसे ही चलता है। जब आप उस वक्त गुंडागर्दी से लोगों को आधे रास्ते गए और घर लौट जाना पड़ता था, तो यही दबाव काम करता है। नहीं, पर लोकतंत्र के पैमाने अलग है ना हर्षवर्धन जी, लोकतंत्र के पैमाने अलग हो गए, क्योंकि दिल्ली से बैठे हो,
आप बोलिए एक राज्य के लोगों को, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ सर, ऑडियो इशू है कुछ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो बात अभी सवाल उठाया उन्होंने हर्षवर्धन जी ने कि लोकतंत्र के पैमाने कैसे अलग हो गए। जरा अजय जी को लीजिए स्क्रीन पर, मलूक जी को लीजिए। मलूक जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियों पर बैन लगा देती इंदिरा गांधी होती तो। इन्होंने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है, तो बीजेपी को बैन कर देना चाहिए। वो इस कदर नाराज है। देखिए, अशोक गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए, ये शायद मुझे लगता है खुद को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये कुछ भी नहीं थे, और सीनियर के हिसाब से इनको 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया था राजस्थान का, और सचिन पायलट को धोखा दिया इन्होंने और कांग्रेस के लीडरशिप को गुमराह करा। तो शायद गहलोत साहब को राजस्थान से बैन कर देना चाहिए, जिससे पिछड़ों को, दलितों को न्याय मिल सके, सचिन पायलट को न्याय मिल सके। कुमारी बहन मायावती उन्हें सपोर्ट कर रही थी, 6 MLA थे, उनको तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, छीना झपट्टा मार के ले गए, और इस तरह का उनका बयान 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाता है। तो गहलोत साहब, आप तो कुछ बोलो ही मत। सचिन पायलट के साथ आपने धोखा दिया है, और उस धोखे से कम कर्नाटक में सिद्धिरमैया साहब को डी शिव कुमार ने सबक लेके उन्होंने तो वहां पलट दिया। सचिन पायलट साहब सीधे और सज्जन रह गए और आपने उनको धोखा दिया, तो आपको बैन कर देना चाहिए राजस्थान से भी और कांग्रेस से भी। जहां तक बात है, बात टीएमसी के जो हमारे साथी बैठे हैं, अरे देश का गृह मंत्री जब वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो आप कहते थे हमारी वजह से खा पी रहे हो, नहीं तो संवैधानिक स्ट्रक्चरल सिस्टम को क्या समझते नहीं हो? देश के गृह मंत्री को धमका रहे थे, देश की एजेंसीज को क्या आप कुछ समझते नहीं थे? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, उसको कहते थे लेडीज बाहर निकलो, और बेलन से हल्ला बोलो। वहाँ बाढ़ आई हुई है, लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं, दवाई देकर के आते थे तो उनका सर फोड़ देते थे ये लोग। जबरदस्ती कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें लोगों की जानें नहीं जाती थी। और आज अगर वहां की जनता इतनी समझदार है, वो खुल के प्यार देती है। उन्होंने पहले कांग्रेस को खुल के प्यार दिया, वामपंथियों को खुल के प्यार दिया, लेफ्ट पार्टीज को, और उसके बाद ममता जी को 3 बार खुल के प्यार दिया। और अब जब थक गई हैं और उन्होंने एनडीए को ले आए हैं, तो वही टीएमसी के लोग जो जातियां करते थे, संविधान को नहीं समझते थे, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझते थे, अगर ईडी की टीम, सीबीआई की टीम जाती थी, पकड़ के अरेस्ट करके बैठा लेते थे, अब उनको 1 महीने में ही, अब क्या भाषा बोल रहे हैं उनके नेता? नहीं, पर मुझे जरा अजय जी से सवाल पूछना है। अजय जी, जब आपके नेता इस तरह की बात करेंगे कि बीजेपी जैसी पार्टी को तो बैन कर देती इंदिरा गांधी, तो फिर तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप फिर से वो इमरजेंसी माइंडसेट की याद दिला रहे हैं लोगों को कि जिसको चाहा जब बैन कर दिया। अरे भाई, ताकत है तो चुनाव में हराइए ना, चुनाव में हरा कर आइए सत्ता में। ये बैन कर देती इंदिरा गांधी, ये क्या बात हुई? कुकृति जी नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को। और अभी बहुत लंबी चर्चाएं हुई, चूंकि 17-18 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। जी बोले। 2-1 चर्चा अभी जो है, हमारी शुरुआत जो है मलूक भाई ने कहा है। मलूक भाई बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, ये तो पूर्व सांसद भी रहे हैं, और किस पार्टी, महान मायावती जी की भी याद इन्होंने दिलाई है। अब इनको भी याद आ रही होगी कि कौन छीना झपटी इनके साथ किया, कि ये क्यों चले गए किसी और पार्टी। बीच में नहीं बोलना, देखिए बीच में मैं नहीं बोलता, बीच में नहीं बोलता। फिर आप बोलिए, आपको मौका देंगी जरूर मैडम। हाँ, आप कांग्रेस में भी रहे, बसपा में भी गए, अब आरएलडी में भी हैं, तो आप भी ज्ञान दे रहे हैं नैतिकता का। कितना प्यारा लग रहा है, पार्टियों को बार बार छोड़ने के बाद भी दीजिए, इसी तरह ज्ञान देना चाहिए आपको। कांग्रेस से विधायक रहे हैं, लोकतंत्र का हालत बनाने वालों में आप ही लोग। बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं, अरे भाई सुनिए ना, मैं कहता रहा हूँ कि कांग्रेस में भी रहे, आपसे नाता जोड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, तो आपको, हाँ, वो तो मेरे से भी रहे, जवान क्यों टूट जा रही है? वो तो सभी कह तो रहे हैं कि बस भाजपा जाना बचा है, भाजपा जाना बचा है इनका, भाजपा भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। वाला आरोप देखिए, आप पर बहुत लग रहा है मेरी डिबेट में, सपा भी आ जाएंगे, भाजपा में जाना बचा है, नहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद हो भी जाए।
कांग्रेस भी कभी कांग्रेस आई बनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अजय जी कैटेगरी, एक कैटेगरी नेताओं की ये भी है जो आपके सामने दिख रही है। अजय जी को बोलने दीजिए, जी, उनका बीच समय में है। मैं नहीं हाँ, बोलता। ठीक है, एक मिनट अजय जी लंबा बोले और बोलिए अजय जी बोलिए। अब बात जो है आपने कहा कि ये ऑपरेशन टाइगर अभी चल रहा है और ये बगावत वाली बात, मुझे लगता है कोई बगावत नहीं कर रहा है सुचरिता जी। ठीक है, और ये जो है बाघ आवत है, मोदी जी के नेतृत्व में टाइगर जो आपने कहा ना, बगावत नहीं बाघ आवत। जब बाघ सब जगह घूम रहा है तो नेचुरल है बहुत लोग डर के आएंगे ही। जहां तक बात है मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, महामानव हैं, तो उनके नेतृत्व में लोग आना ही चाहता है। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है चुनाव की। आप पहले कह रहे थे 300 के आसपास अब हो गया है शायद ये सब करने के बाद, ऐसा चलेगा तो 400 पार भी हो जाएगा और आगे चुनाव की जरूरत क्या है। ऐसे ही बस नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी के संदर्भ में ठीक है कराइए भाई, कराइए। लोग आ नहीं वो जाएंगे पसंद नहीं कर रहे जनता की, अच्छा ठीक है, जनता के बीच में नहीं मैं करा रही हूँ, काउंटर करा रही हूँ, आपको दूंगी समय। फराज जी को देखिए, बाद में करा शाइना जी बाद भी में जुड़ करा गई हैं। लीजिएगा, पूरा कर लेने, हाँ पूरा कर कंप्लीट करिए, पूरा कंप्लीट। कर हाँ, लेने ठीक है, दीजिए, बोलिए बोलिए पूरा कर लेने दीजिए बस लास्ट। इसके बाद बेशक मुझे समय मत दीजिएगा, लेकिन इतना बोलिए बोलिए बोलिए। जनता के वोट की अब क्या जरूरत है। हाँ। आप देखिए ना, कोरोना के समय में मध्य प्रदेश सरकार तोड़ी गई। जब भी देश में कोई बड़ा संकट हो, अब आर्थिक संकट वैश्विक स्तर पर है, इस समय जो है टीएमसी तोड़ करके और सरकार जो है लगातार इसी काम में लगी है। नीट सीबीएसई परीक्षा करा नहीं पा रही है आप सरकार, कह रहे हैं कि जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये सरकार पार्टियां तोड़ रही, मतलब कोई और काम नहीं, पार्टियां तोड़ो। और वो इसलिए क्योंकि ध्यान भटकाना नहीं है। ध्यान भटकाने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, इतने बड़े मोदी जी हो गए हैं, उनको अभी सब की जरूरत नहीं, दोबारा बुलवा लेना आप इनको। अच्छा भाई, आगे चुनाव, राजनीति, ईडी, सीबीआई, सीआई ये सब है ही इनके पास, ये जो चाहेंगे होगा। जरूरत क्या रह गई? सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी पहले करते थे, मलूक जी को जवाब देना चाह रहे हैं। सरकार चोरी होती रही है, अब कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए मलूक जी। भाई तो बड़ा सम्मान करता हूं उनको, तो भाजपा चले जाए, भाजपा चले जाइए। आप वो कह रहे हैं आप इतनी पार्टियां बदल चुके हैं, आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं। चलिए बोलिए, मलूक जी का समय, बोलिए बोलिए बोलिए। जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस भी 4 बार अलग अलग नामों से रही है, कांग्रेस आई, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस दूसरी, उस पर हम नहीं जाते, वो डिबेटेबल सब्जेक्टिव है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का चरित्र रहा धोखा देना। मायावती के 7 विधायक तोड़ के ले गई, छीना झपट्टा मध्य प्रदेश से 6 विधायक तोड़ के ले गई, राजस्थान से 3 विधायक तोड़ के ले गई, उत्तराखंड से बगैर शर्त के समर्थन दे रहे थे। और 2004 से 2014 तक देश की दलित कद्दावर नेता मायावती और देश के पिछड़ों के कद्दावर नेता मुलायम सिंह को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। इसलिए कांग्रेस ऐसा करती है, इसलिए कांग्रेस इस तरह बोल रही है। इनको अपनी करतूतें याद आ रही है, चोर की दाढ़ी में तुनका, ये खुद इस तरह की सोच रखते हैं, इसलिए इनको इस तरह की बातें याद आ रही है, इसलिए इस तरह एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, अब मैं जरा शाइना जी और फराज जी के पास जाऊंगी। एक मिनट, शाइना जी और फराज जी। शाइना जी, क्या आप लोग तोड़ रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी को आप तोड़ रहे हैं? आप उनके सांसद अपने साथ ला रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हमें किसी को कोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ नहीं बैठे हैं किसी के पार्टी को तोड़ने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की जो लोकप्रियता है, इस वजह से लोग हर दिन पक्ष प्रवेश करते हैं। कोई जालना से आ रहा है, कोई परभनी से, कोई यवतमाल से, कोई अमरावती से, कोई कोंकण से, कोई शोलापुर से। पूरे प्रदेश में जनता आ रही है शिवसेना में। और मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने ये लिटमस टेस्ट पास किया 2024 के विधानसभा इलेक्शन में, जहां 80 सीट से 60 सीट शिवसेना जीत के आई। शिवसेना के इतिहास में इतने विधायक नहीं जीत गया है। उसके बाद स्थानिक स्वराज में जनता ने यही प्रेम जताया। तो लोग जो अपने आइवरी टावर्स में बैठे हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, रीचेबल हो, नॉन रीचेबल हो, ये उनकी राय मत हो सकती है। उनके नेतृत्व तय कर सकते हैं कि उनको कैसे रखना है उनके काडर को। लेकिन जो विधायक सांसद आते हैं हर दिन एकनाथ जी शिंदे को मिलने, हर एक पार्टी से, उससे एक चीज स्पष्ट है कि उनका एक ही ऑपरेशन है और वो है ऑपरेशन प्रगति। नहीं, पर शाइना जी, दीपक केसरकर क्या कह रहे हैं? दीपक केसरकर कह रहे हैं हम उनके बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और वो हमारे साथ आ भी सकते हैं। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना ये बात। रूप से
आते हैं, हर कोई जाता है एक नाथ जी शिंदे के पास, क्योंकि वो काम करते हैं ऑन ग्राउंड। वो ऑन ग्राउंड मास लीडर है, वो डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन है, और उस दृष्टि से हमें कोई इनसिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दिया। जो हुआ तृणमूल कांग्रेस के साथ वेस्ट बंगाल में 15 साल के सिंडिकेट राज के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, वो सांसद ने तय किया कि उनको बाहर निकल के प्रधानमंत्री के साथ जाना है। तो मुझे लगता है ये तुलना करना पहले वो छोड़ना चाहिए, स्पेक्यूलेशन करना। देखिए, यूं तो आपकी बात पर मैं किशोर जी का रिएक्शन लेती, लेकिन मुझे पहले फराज जी के पास जाना है। वो बहुत पेशेंटली हमेशा इंतजार करते हैं, उसके लिए थैंक यू फराज जी। मैं आपके पास आ रही हूँ। पीछे अखिलेश जी की तस्वीर बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने, पहले तो ये सुनिए। दूसरी बात, जो पार्टियां इतनी टूट गई हैं, टीएमसी, यूबीटी, शिवसेना, एनसीपी, अब बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव यूपी में आने वाला है, नंबर किसका है, कौन सी पार्टी है यूपी में? सुचारिता जी, अजय उपाध्याय जी से आज मैं बहुत नाराज हूँ। अच्छा, बताइए। एको बहुत आ रही है, ठीक कराइए भाई। और अजय उपाध्याय जी से मैं इसलिए बहुत नाराज हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े अच्छे भाई मलूक नागर जी को कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या चले जाएंगे। देखिए, मलूक नागर जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, लग्गी से पानी पिलाना। तो आदरणीय मलूक नागर जी लग्गी से पानी पिला रहे हैं। और अजय जी, इनकी पूरी पार्टी अगर कहीं जा सकती है तो वो इंडिया अलायंस में 2027 के चुनाव से पहले आ सकती है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ, क्योंकि हाँ 2029 से पहले ये हमारे साथ आ सकते हैं। क्योंकि सुनिए तो सुचारिता, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकती। ये सत्ता का गठबंधन है, और मुझे पूरा यकीन है कि मलूक नागर जी अपने भतीजे यानी कि जयंत चौधरी जी को समझाएंगे कि देखो जयंत जी, मेरे प्यारे भतीजे, तुम गलत कर रहे हो। गोडसे विचारधारा से निकल करके तुम गांधी की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में वापस आ जाओ। दूसरी बात सुचारिता जी, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात करी। आपने कहा कि ताकत और बगावत, ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड है। अगर मैं डायरेक्टर होता तो एक पिक्चर बनाता और उसका नाम लिखता ताकत और बगावत। लेकिन इस ताकत और बगावत से मुझे पान सिंह तोमर नाम की एक पिक्चर याद आ गई, जिसमें इरफान खान ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था, और मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि बगावत के बारे में कि बागी तो बीहड़ में होते हैं, कुछ डकैत तो संसद में मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरा पान सिंह तोमर की, इरफान खान के उस डायलॉग को पूरा साबित कर दिया। दूसरी बात, शायना जी ने अभी एक बात कही, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि शायना जी की पार्टी इल्लीगल पार्टी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना की जो 2022 में टूट हुई थी, उस पे कोर्ट ने बिल्कुल तत्कालीन जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उनके लिए कहा था कि उनके पास ऐसे पर्याप्त सामग्री नहीं थी जिससे ये माना जाए कि सरकार ने बहुमत खो दिया, इसलिए फ्लोर टेस्ट बुलाने का निर्णय गलत था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाँ। और कोर्ट ने आगे भी कहा था कि विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप और विधायक दल के नेता को मान्यता देकर गलती की थी। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तीसरी बात भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल विधायकों की संख्या के आधार पर किसी गुट को असली पार्टी नहीं माना जा सकता, राजनीतिक दल का संगठन भी महत्वपूर्ण है। तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शायना जी, मेरी बहन है ये, लेकिन इनकी पार्टी जो है वो चोरी की हुई पार्टी है, इलीगल पार्टी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट है तय करना, ये बड़ा डिफिकल्ट है तय करना कि संगठन किससे बनता है। लेके आए हैं तो वो संविधान के अनुसार ही है, वो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट को तय करने दीजिए आप, और हम यहाँ क्यों बैठ के नहीं, पर संगठन बनता किससे? पार्टी के नेताओं से जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। तो अब जब बड़े बड़े नेता पाला बदल लें तो आप किस संगठन की बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए। और दूसरी बात जो है, आप ये जो ऑपरेशन स्ट्राइक, जो डबल स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना कि वहां इन्होंने ये लिया तो हम मलूक जी को ले लेंगे, वो मलूक जी जरा जवाब दे दीजिए। वो तो आपके ऊपर डबल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारे पाले में आएंगे। अब मलूक जी देखिए, सुचेरिता जी, हाँ। हम तो एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ हैं। फराज भाई बहुत प्यारे भाई हैं, और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम ठोक के कहते हैं हमेशा
इस देश में जहां जरूरत पड़ती है मुसलमानों को, संविधान के अनुसार हम साथ हैं, और असली मुसलमानों की दुश्मन कांग्रेस है और उसकी कुछ साथी पार्टियां, क्योंकि ये कांवड़ में मीट अंडे की दुकान खुला के और उनकी वकालत करते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हम इनको सलाह देते हैं, हम तो साथ आएंगे ही नहीं इनके। कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस लुटिया डुबो देगी, पनौती है, जिसके साथ रहती है उसकी लुटिया डुबो देती है। फराज भाई, आप बचना है आपको तो कांग्रेस को छोड़ दो। और जहां तक बात है हमारे जो ये कह रहे हैं अलोकतांत्रिक पार्टी है महाराष्ट्र में, है ना, तो ये इनको मैं कहना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं नहीं कह रहा हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संवैधानिक तरीके से पार्टी को दर्जा मिला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जवाब दे रहे हैं? फराज किदवई साहब, आप ये सोच लो और ये जवाब दे दो प्लीज। नहीं, देखिए मैं मलूक भाई दो जवाब। चलिए आपने सुजाता जी, अरे ठीक है, जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सर, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप प्लीज, ये आपका भी टेस्ट होगा। चलिए मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा कि मलूक नागर जी मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं, मैं मानता हूं। तो क्या मलूक भाई आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट को कंडेम करेंगे कि उन्होंने कहा था अगर कोई मुसलमान टीएमसी से जीत करके विधानसभा में आ गया तो उसको हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे? तो अगर आप बहुत बड़े हमदर्द हैं तो तोड़िए भाजपा से नाता, या तो बोलिए कि वो गलत बोल रहा था उनका मुख्यमंत्री जी। ठीक है सर, मलूक जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड बिल्कुल। हाँ, देखिए, इनको फराज भाई को और कांग्रेस को ये गलत फहमी है। ये जो मुसलमानों की बात और ये जो घुसपैठिए हैं उनको साथ जोड़ के जो पोर्ट्रेट करते हैं, हम हमेशा खिलाफत करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान जो हमारे देश में घुसपैठिए के रूप में आकर हमारे देश मुद्दा ये है नहीं, भारत सरकार मुद्दा तो सीधी बात ये है कि टूट हो रही है पार्टियों में। भूपेंद्र यादव वहां कह रहे हैं इस टूट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है पार्टियों। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है, जो नेता पार्टियों में हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? मेरा सवाल ये, सबको स्क्रीन पर रखिए प्लीज। उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? आज अगर कोई नेता, अजय उपाध्याय जी यहाँ बैठे हुए हैं, अजय जी इसका बुरा मत मानिएगा, यहाँ फराज जी बैठे हुए हैं, अगर ये लोग अपनी पार्टी छोड़ दें और कल को पाला बदल लें या मलूक जी पाला बदल लें, तो सवाल सबसे पहले किस पर उठेगा? जो आज एक पार्टी का नाम जप रहे हैं वो दूसरे दिन दूसरी पार्टी का नाम जपने लगे, तो सबसे पहले तो प्रश्न चिन्ह उन नेताओं पर लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपकी विचारधारा एक दिन में नहीं बदलती है। तो जरा उन नेताओं को भी अकाउंटेबल बनाइए, वो किसी भी दल में जाए, वो भरोसे लायक नहीं है। हम मोदी जी के साथ नहीं छोड़ेंगे। सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जो नेता कल तक टीएमसी की बात करते थे, ममता जी की बात करते थे, आज वो पाला बदल रहे हैं, तो सोचिए जरा कि ये अकाउंटेबिलिटी इन नेताओं पर जरूर पूछ जाती है, उनसे सवाल पूछे भी जाने चाहिए। मेरे पास आज समय इतना ही था, थोड़ा कम समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।